हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोकोक्तियां एवं मुहावरे को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। और आज के वीडियो में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां एवं मुहावरे को देखेंगे जो कि पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर लोकोक्तियां एवं मुहावरे पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाता हूँ जिसमें कि यहाँ पर हमारा 9 नंबर प्रश्न रहा कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1 नंबर अर्थ लिखने पर, जबकि 1 नंबर आपको इसका वाक्य प्रयोग करने पर मिलता है। जबकि आपको यहाँ पर चार लोकोक्तियां एवं मुहावरे दिए होते हैं जिनमें से आपको एक ही करना होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं मुहावरे को देखते हैं। तो हमारा पहला पहला रहा यहाँ पर मुहावरा कि अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ होगा जिससे सहानुभूति की संभावना न हो उसके सामने दुख दर्द की बातें करना व्यर्थ है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रामू उस कंजूस व्यक्ति से सहायता मांग रहा था, यह ठीक ही वैसा लगता है जैसे अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए। तो ये हमारा पहला लोकोक्तियां रहा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले लोकोक्तियां को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा है यहाँ पर कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे, इसका अर्थ हो जाएगा स्वार्थ लाभ। मतलब अपने अपने मतलब के लिए लाभ, स्वार्थ लाभ मतलब संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि आज के भ्रष्ट नेता अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को ही देने वाली उचित चित्रार्थ कर रहे हैं। अर्थात आजकल के जो नेता हैं वो हर परिस्थिति में यह चाहते हैं कि उनका संपूर्ण लाभ हो और वह हर एक नियम का वो स्वयं लाभ उठाना चाहते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न रहा कि अक्ल बड़ी या भैंस। यह भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया लोकोक्तियां एवं मुहावरा है, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिए। इसका अर्थ हो जाएगा कि शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि अधिक बड़ी होती है। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि मोहन हर काम को बलपूर्वक ही करना चाहता है, उसने अक्ल बड़ी या भैंस वाली कहावत नहीं सुनी है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न रहा हमारा कि अधजल गगरी छलकत जाए। यह भी बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका कि रतन ने गायन सीखना प्रारंभ करते ही स्वयं को गायक कहने शुरू कर दिया। सच ही कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अगला प्रश्न रहा 5 नंबर कि अपना हाथ जगन्नाथ होना। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ हो जाएगा कि अपने हाथ से किया गया कार्य ही विश्वसनीय और कल्याणकारी होता है। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि संजय किसी काम में दूसरों की सहायता अवश्य लेता है, उसे पता ही नहीं कि अपना हाथ जगन्नाथ होता है। 6 नंबर प्रश्न रहा कि अपनी करनी पार उतरनी। यह भी बोर्ड एग्जाम में बार बार हर वर्ष पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, तो इसे भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जरूर तैयार करें। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अर्थात जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि अपने कर्मों के कारण ही रहमत जेल में है, सच ही कहा गया है कि अपनी करनी पार उतरनी। अगला प्रश्न रहा हमारा कि अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। इसका अर्थ हो जाएगा कि सबका अपनी अपनी बात कहना, सभी को अपना अपना बात कहना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रानी के बर्थडे पार्टी में कुछ लोग अपनी अपनी डपली अपना अपना राग आलाप रहे थे। अगला रहा हमारा प्रश्न कि अंत भला तो सब भला। यह भी अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि परिणाम अच्छा रहता है तो सब कुछ अच्छा कहा जाता है। परिणाम अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा कहा जाता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि सुमित साइकिल प्रतियोगिता में प्रारंभ में पीछे था। सुमित साइकिल प्रतियोगिता में प्रारंभ में पीछे था, पर अंत तक जाते जाते उसने ऐसी गति दिखाई कि वह पहले नंबर पर आ गया। लोग सच ही कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। अर्थात परिणाम अच्छा रहता है तो सब कुछ अच्छा कहा जाता है। अगला प्रश्न रहा हमारा कि आंख आंख के अंधे गांठ के पूरे। इसका अर्थ हो जाएगा कि मूर्ख और हठी। मूर्ख और हठी, उसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रमेश के परिवार वाले क्रोधी ही नहीं बल्कि आंख के अंधे गांठ के पूरे भी हैं। अगला हमारा प्रश्न रहा 10 नंबर कि आंखों के अंधे नाम नयन सुख। आंखों के अंधे नाम नयन सुख, इसका जो अर्थ हो जाएगा कि गुणों के न होने पर भी नाम गुणवान जैसा होना। गुणों के न होने पर भी उसका नाम गुणवान जैसा होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि राकेश का भाई एकदम कमजोर व डरपोक है, पर उसका नाम हनुमान है, इसीलिए कहते हैं कि आंखों के अंधे नाम नयन सुख। अर्थात गुणों के न होने पर भी नाम गुणवान होना, यह हमारा
आंखों के अंधे नाम नयन सुख का। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, इसका क्या हो जाएगा अर्थ? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जानबूझकर परेशानी को आमंत्रण देना। मतलब आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ हो जाएगा कि जानबूझकर परेशानी को आमंत्रण देना या जानबूझकर परेशानी में पड़ना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका कि रवि और श्याम की लड़ाई तो पहले से ही थी, तुमने उन्हें क्यों छेड़ा? बेवजह ही परेशानी को आमंत्रण दे दिया, तुम पर यह युक्ति सही लागू होती है कि आ बैल मुझे मार। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रवि और श्याम की लड़ाई पहले से ही हुई थी, लेकिन एक व्यक्ति ने जाकर उन दोनों को छेड़ दिया और वह बेवजह परेशानी को आमंत्रण दे दिया, तो उस पर यह युक्ति सही बैठती है कि आ बैल मुझे मार। मतलब रवि और श्याम की तो पहले से ही लड़ाई हुई थी और उसमें कोई जाकर छेड़ दिया और रवि और श्याम ये दोनों मिलकर उसी को मारने लगे, तो यह क्या हो गया? इस पर उस पर यह युक्ति सही बैठ रही है कि आ बैल मुझे मार। चलिए दूसरा हमारा मुहावरा रहा लोकोक्तियां कि आगे जाए घुटने टूटे पीछे देखे आंख फूटे। क्या है हमारा कि आगे जाए घुटने टूटे पीछे देखे आंख फूटे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां है। इसका अर्थ होगा कि जिधर जाए उधर ही संकट। इसका अर्थ हो जाएगा कि जिधर जाए उधर संकट ही संकट। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि चोरी होने पर थाने जाते हैं तो पुलिस वाले रुपए मांगते हैं, नहीं जाते तो रात में चोरों का मनोबल बढ़ता है। अर्थात आगे जाए घुटने टूटे और पीछे देखे आंख फूटे। यह जो है मुहावरा वह सटीक बैठ रहा है इस पर। आगे जाए घुटने टूटे पीछे देखे आंख फूटे, इसका हमारा वाक्य प्रयोग यह हो जाएगा कि जब कोई चोर चोरी करता है और चोरी होने पर जब हम पुलिस थाना जाते हैं तो पुलिस वाले हमसे ही खुद रुपया पैसा मांगते हैं और नहीं जाते हैं तो चोरों का क्या होता है? मनोबल बढ़ता है। तो इस पर यह युक्ति सही बैठ रही है कि आगे जाए घुटने टूटे और पीछे देखे आंख फूटे। तीसरा हमारा रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां मुहावरा कि आगे कुआं पीछे खाई। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा है, लोकोक्तियां है। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग न सूझना। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ हो जाएगा कि विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग न सूझना। वाक्य प्रयोग होगा कि केदारनाथ में यात्री जहां से गुजर रहे थे उनके पीछे की भूमि खिसकती जा रही थी। केदारनाथ में जहां से भी व्यक्ति यात्री जो केदारनाथ जा रहे थे, वह जहां से भी गुजरते थे उनके पीछे की भूमि खिसक जाती थी और सामने भयावह बाढ़ का दृश्य था। भयावह बाढ़ का मतलब बहुत ही खतरनाक बाढ़ का दृश्य था। यात्रियों की स्थिति तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी थी। जब केदारनाथ में क्या आया था? प्रलय आया था। तो केदारनाथ में जितने भी यात्री गए थे धाम पर केदारनाथ के दर्शन करने, वो जहां से भी जाते थे उनके पीछे की भूमि खिसक जाती थी अर्थात गिर जाती थी और उनके सामने एक बहुत सा खतरनाक बाढ़ दिखाई दे रहा था। तो वह स्थिति इस प्रकार हो गई थी कि आगे कुआं पीछे खाई जैसी लग रही थी। चौथा हमारा रहा यहाँ पर प्रश्न कि आगे नाथ न पीछे पगा। यह भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है कि आगे नाथ न पीछे पगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि कोई उत्तरदायित्व ही न होना। कोई उत्तरदायित्व ही न होना मतलब कोई उत्तराधिकारी भी नहीं होना, इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि बुढ़ापे में दादाजी की स्थिति आगे नाथ न पीछे पगहा वाली होती है। अगला प्रश्न रहा हमारा कि आटे के साथ घुन भी पिसता है। यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आटे के साथ घुन भी पिसता है। इसका अर्थ हो जाएगा कि अपराधी के साथ निरपराध भी क्या होता है? दंड प्राप्त करता है। अपराधी के साथ निरपराध भी दंड पाता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि बिजली के घोटाले में दरबान शामिल न था। दरबान यहाँ पर किसी का नाम है, तो दरबान शामिल न था पर उसे भी पकड़कर पुलिस ले गई। पुलिस भी उसे पकड़कर ले गई क्योंकि आटे के साथ घुन भी पीसता है। तो ये है हमारे 5 लोकोक्तियां। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि वो भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6वां नंबर प्रश्न रहा कि आप भला तो जग भला। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं जितने भी आपको यह प्रश्न बता रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप भला तो जग भला, इसका अर्थ हो जाएगा कि अपनी नीयत ठीक होने पर सारा संसार ठीक लगता है। अपनी नीयत ठीक होने पर सारा संसार ठीक लगता है, अच्छा लगता है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका कि रमेश के पापा नेक इंसान है और उन्हें सारा
सारे संसार के लोग, सारे लोग भी नेक ही दिखाई देते हैं। सच ही कहा गया है कि आप भला तो जग भला। रमेश के पापा एक नेक इंसान है, ईमानदार इंसान है, और उन्हें सारे लोग जो हैं वह नेक और ईमानदार दिखाई देते हैं। तो सच ही कहा गया है कि आप भला तो जग भला। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लोकोक्तियां एवं मुहावरे को अर्थ तथा उसके वाक्य प्रयोग को लिखना होता है, जबकि एक अंक आपको इसके अर्थ लिखने पर, जबकि एक अंक आपको इसके वाक्य प्रयोग करने पर मिलता है। 7 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ हो जाएगा कि दोहरा लाभ उठाना। वाक्य प्रयोग होगा कि आज ठेले वालों को मेले के कारण आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिले हैं। मतलब जब हमारे आसपास में कहीं पर मेला लगा होता है तो ठेले वाले को मेले में आम के आम तथा गुठलियों के दाम भी मिलते हैं। मतलब ठेले वालों को मेले में 2 गुना लाभ प्राप्त होता है। 8 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि एक विपत्ति से छुटकारा जबकि दूसरे विपत्ति में उलझ जाना। एक विपत्ति से छुटकारा तथा दूसरी में उलझ जाना हमारा आसमान से गिरा खजूर पर अटका वाला स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि राजन की नौकरी छूटते छूटते बच गई, पर किसी ने उसे झूठे केस में फंसा दिया। तो पड़ोसी कहने लगे कि आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। 9 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मैं जितने भी आपको लोकोक्तियां बता रहा हूं वे सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे जरूर आप तैयार करते रहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ हो जाएगा कि अपना दोष स्वीकार न करना, उल्टा पूछने वाले पर ही आरोप लगाना। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि गलती सुरेश ने की थी मगर वह दोष अपने पड़ोसी पर लगा रहा है, अर्थात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगला हमारा जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहा 10 नंबर कि उल्टे बांस बरेली को। उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ हो जाएगा कि विपरीत काम करना। विपरीत का मतलब उल्टा काम करना। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि इलाहाबाद का व्यक्ति मथुरा से अमरूद खरीद कर लाया, तब लोगों ने कहा तुमने तो उल्टे बांस बरेली को वाली कहावत कर दी है। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि एक व्यक्ति जो है वो इलाहाबाद का है और वो मथुरा गया था और वहीं से अमरूद खरीद कर ला गया, तब लोगों ने कहा कि यह तो उल्टे बांस बरेली को वाली कहावत कर दी है। मतलब इसका होगा अर्थ कि जो इलाहाबाद का अमरूद है वह उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध है, इलाहाबाद का अमरूद। और लेकिन एक इलाहाबाद का ही है जो कि मथुरा से खरीद कर ले आया है, जो कि विपरीत काम कर रहा है। तो इसीलिए लोग कहने लगे कि उल्टे बांस बरेली को वाली ये व्यक्ति कहावत उदो का लेना न माधो को देना। उदो को लेना न माधो को देना, इसका जो हो जाएगा अर्थ वह हो जाएगा कि स्पष्ट व्यवहार करना, अर्थात किसी से स्पष्ट व्यवहार करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि तुम्हारी गलती छुपाने के लिए मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं तो उदो का न लेना न माधो का देना के पथ पर चलता हूं, मैं सबके साथ एकदम स्पष्ट व्यवहार करता हूं। यही हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। तो उदो का लेना न माधो का देना, इसका अर्थ हो जाएगा कि सभी के साथ स्पष्ट व्यवहार करना, अर्थात किसी भी परिस्थिति में पड़ जाने पर एकदम एक समान परिस्थिति में बने रहना, स्पष्ट व्यवहार सबके साथ करना। ये हो जाएगा हमारा उदो का लेना न माधो का देना का अर्थ हो जाएगा। दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि 1 और 1 11 होना। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया लोकोक्तियां है। तो 1 और 1 11 होना, इसका अर्थ हो जाएगा कि एकता में ही शक्ति होती है। एकता में ही शक्ति होती है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि स्कूल में शिक्षक बच्चों को समझा रहे थे कि 1 और 1 11 होता है, अर्थात 1 और 1 मिलकर 11 हो जाता है, जिससे जो कि एक समूह का निर्माण करते हैं। और इसी को लिए कहा गया है कि एकता में शक्ति होती है और एकता से ही किसी भी कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है। एकता में ही सबसे ज्यादा शक्ति होती है, बल होती है। तीसरा हमारा प्रश्न रहा एक तो चोरी दूसरी सीनाजोरी। एक तो चोरी दूसरी सीनाजोरी, यह अभी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गलती करने पर भी उसे स्वीकार न करके विवाद करना, एक तो चोरी और दूसरी सीनाजोरी का अर्थ है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि भीड़ में एक व्यक्ति ने मेरा सारा सामान गिरा दिया और लड़ने भी लगा। मेरा बेटा बोला एक तो चोरी और दूसरी सीनाजोरी। जब कहीं भीड़ पर स्थान होता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक व्यक्ति था, तो वह भीड़ वाले इलाके में जा रहा था कुछ सामान लेकर, तो
एक व्यक्ति था जिसने उसका सारे सामान को गिरा दिया और वह अपने बेटे के साथ था। तो और गिराने के बाद वह उस व्यक्ति के साथ झगड़ा भी करने लगा, सीनाजोरी भी करने लगा। तो उसके पुत्र ने कहा कि एक तो चोरी और दूसरी सीनाजोरी, अर्थात गलती करने के बाद भी उसे स्वीकार न कर कर उसको विवाद करना, उस बात को आगे बढ़ाना, एक तो चोरी और दूसरी सीनाजोरी का अर्थ होता है। चौथा हमारा प्रश्न रहा कि एक पंथ दो काज। इसका अर्थ हो जाएगा एक ही उपाय में दो कार्यों को करना। एक ही उपाय से दो कार्यों को करना या एक ही उपाय में दो कार्यों को करना, एक पंथ दो काज का अर्थ होता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि मैं तो बैंक में पैसा जमा करने गया था, मेरे पुराने मित्र से भी भेंट हो गई, मेरे लिए तो एक पंथ और दो काज हो गया। इसका वाक्य प्रयोग यह है कि मैं एक दिन बैंक में पैसा जमा करने के लिए गया था और वहीं पर पैसा जमा करते समय मेरे एक पुराने मित्र से क्या हो गई, भेंट हो गई, और यह मेरा एक पंथ और दो काज हो गया। एक तो पैसा भी जमा हो गया और उसके साथ साथ मेरे पुराने मित्र से भी क्या हो गई, मिलन हो गई, भेंट हो गई। चलिए पांचवा प्रश्न रहा हमारा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका अर्थ हो जाएगा कि एक ही समय दो दो विचारधाराओं का पालन नहीं हो सकता। एक ही समय दो से अधिक, एक से अधिक या दो से अधिक विचारधाराओं का पालन नहीं हो सकता। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि सास और बहू में तो जरा भी नहीं पटती, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इसका वाक्य प्रयोग यह है कि सास और बहू ये दोनों में कभी भी नहीं पटती, कभी भी बोलचाल समान नहीं रहती है इन दोनों में, और इसीलिए यह कहा गया है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। क्या तो सास ही अपने पुत्र के साथ रह सकती है, माँ ही अपने पुत्र के साथ रह सकती है, अन्यथा पत्नी ही अपने पति के साथ रह सकती है। अर्थात एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, एक ही समय दो से अधिक विचारधाराओं का पालन नहीं हो सकता। 6 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि परिस्थितियां बदलने पर व्यक्ति की स्थिति भी बदल जाती है। और यह एक सच भी बात है कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, अर्थात परिस्थितियां हमेशा परिवर्तन होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। कभी व्यक्ति का स्थिति एक समान नहीं रहता है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका कि राकेश बहुत गरीबी में पला है और उसने परिश्रम के बल पर अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली है। और सभी कहते हैं कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। इसका अर्थ हो जाएगा कि राकेश ने बहुत गरीबी में पला था और वह अपनी कड़ी मेहनत के दम पर एक सरकारी नौकरी ले लिया और उसका पूरा चाल रहन सहन ढल कुल बदल गया। और बाकी सब गांव के लोग थे, यार मित्र इसके थे राकेश के, वो कहने लगे कि कभी गाड़ी नाव पर और कभी गाड़ी नाव पर और कभी कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न रहा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यह भी दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग होने वाला लोकोक्तियां है और सभी लोग अपने जीवन में इसका यूज करते हैं कहीं ना कहीं, किसी के साथ मिलते जुलते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा कि दो असमान स्तर की वस्तुओं का मेल नहीं होता। दो असमान स्तर की वस्तुओं का मेल नहीं होता, अर्थात कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि मेरा मित्र अब बहुत अमीर हो गया है, जब भी मिलने को सोचता हूँ तो मन में ही यह बात आती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मैं और मेरे मित्र दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, लेकिन मेरी मित्र की नौकरी लग जाने के कारण वो बहुत अमीर हो चुका है मुझसे, और मैं अभी अपना आर्थिक स्थिति भी नहीं सुधार सका हूँ। और मेरे मन में कभी ख्याल आता है कि मैं चलूं अपने मित्र से कभी मिलाऊं, तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात वह इतना अमीर है और मैं इतना गरीब हूँ, अर्थात वह किस प्रकार मुझसे मिल सकता है। ये तो यही बात हो गई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। 8 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि का बरखा जब कृषि सुखाने। क्या बरखा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ हो जाएगा कि उचित अवसर निकल जाने पर प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं होता। जब उचित समय था तो उस समय प्रयत्न करना चाहिए, अब उचित समय अवसर निकल गया है तो इसका लाभ करने से अब कोई फायदा नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि जब रोगी की मृत्यु हो गई तब डॉक्टर आए। बात वैसी ही है कि का बरखा जब कृषि सुखाने। वाक्य प्रयोग यह है कि जब रोगी की मृत्यु हो गई तब डॉक्टर आकर भी क्या करेंगे, अब तो रोगी मर चुका है। और यह वही बात हो गई कि का बरखा जब कृषि सुखाने, मतलब कृषि के सूख जाने के बाद बरखा होने का क्या फायदा है।
वह तो एकदम बेकार है कि अवसर निकल जाने पर अब प्रयत्न करने से कोई फायदा नहीं है। यदि डॉक्टर रोगी के मर जाने से पहले ही आए होते तो रोगी के जीने की पूरी संभावना होती। अब तो रोगी मर चुका है तो डॉक्टर के आने से कोई फायदा नहीं है। 9 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि खग जाने खगई की भाषा। खग जाने खगई की भाषा, इसका अर्थ हो जाएगा कि एक समान वातावरण में रहने या प्रकृति वाले एक दूसरे की बातों का सार शीघ्र ही समझ जाते हैं। अर्थात खा खग जाने खगई की भाषा, इसका अर्थ हो जाएगा कि जो एक समान वातावरण में रह रहे हैं वही ही उनकी भाषा को समझ सकते हैं। अर्थात खग ही खग की भाषा को समझ सकता है, इंसान नहीं समझ सकता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि एक विधवा औरत ही समझ सकती है। असमय पति की मृत्यु होना कितना कष्टप्रद है, मतलब कितना दुख दष्टकारी हो सकता है। एक विधवा पति ये जान सकती है कि उसके जब पति की मृत्यु हो जाती है तो वह कितना ही कष्ट में रहती है, उस पर कितना दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि खग ही जान सकता है। खग ही की भाषा, ये सच ही कहा गया है। 10 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि खरी मजूरी चोखा काम। खरी मजूरी चोखा काम, इसका अर्थ हो जाएगा कि नगद पैसे देने पर ही काम भी अच्छा होता है। नगद पैसा देने पर ही काम भी अच्छा होता है। खरी मजूरी चोखा काम, अर्थात यदि कोई व्यक्ति आपका काम कर रहा है और उसे पैसा नहीं मिलेगा उस काम के बदले, तो वह उतना मन से नहीं करेगा जितना कि दूसरे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पैसा देने पर वह काम करता है। तो इसीलिए नगद पैसे देने पर काम भी अच्छा होता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि राजू मिस्त्री का वसूल है। राजू एक मिस्त्री का नाम है कि राजू मिस्त्री का वसूल है कि खरी मजूरी चोखा काम, जिससे हो सकता है आराम। अर्थात किसी भी व्यक्ति को यदि पैसा दिया जाए तो वह अच्छा ही काम करता है। यदि उस पर उधार लगा दिया जाए तो वह उतना मन से वह काम नहीं कर खोदा पाता। पहाड़ निकली चुईया। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ होगा कि अधिक परिश्रम करने पर भी मनवांछित फल न मिलना। अधिक परिश्रम के बाद भी अधिक अधिक परिश्रम के बाद भी कम फल मिलना, कम फल प्राप्त होना, ये हमारा खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रानी की मौत का रहस्य जानने के लिए जासूस ने रात दिन मेहनत की पर कुछ भी पता न चला। अर्थात खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली कहावत हो गई है। देखिए, इसका वाक्य प्रयोग यह है कि जब रानी की मृत्यु हो गई किसी कारणवश, अब वो तो उसकी रहस्य की पता लगाने के लिए बहुत से जासूसों ने बहुत मेहनत कर कर दिन रात कर कर पता लगाने की कोशिश की कि आखिर रानी की मृत्यु किस कारण हुई है, परंतु परंतु उनकी मौत का कुछ भी रहस्य न मिल पाया। अर्थात बहुत मेहनत करने के बाद भी मनवांछित फल न मिला, कुछ भी रहस्य न मिला। अर्थात खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली कहावत हो गई है। दूसरा हमारा प्रश्न रहा कि गंगा जाए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका अर्थ हो जाएगा कि देश काल वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ हो जाएगा कि किसी देश या समय या वातावरण के साथ खुद को ढाल लेना ही गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास वाला दास का अर्थ होता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि नए कार्यालय में स्वयं को स्थापित कर अंकिता ने गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास वाली लोकगीतिया को चितार्थ कर दिया है। वाक्य प्रयोग यह होगा कि जो पहले थी अंकिता, उसे कुछ भी नहीं आता था, वो कुछ नहीं जानती थी, परंतु वातावरण के अनुसार उसने अपने आप को ऐसा डाल लिया, ऐसा बना लिया कि वह कार्यालय में एक अधिकारी के पद पर स्थापित हो गई है। अर्थात यह कहावत सच ही कहा गया है कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि घर का न घाट का। इसका हो जाएगा अर्थ कि कहीं का न होना। घर का न घाट का, इसका अर्थ होगा कि कहीं का न होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि पैसे के लोभ में राजेश सरकारी नौकरी से भी हाथ धो बैठा, अब उसकी स्थिति घर का न घाट की जैसे हो गई है। घर का न घाट का, इसका वाक्य प्रयोग होगा कि जो राजेश है वह किसी को पैसा दिया था, घूस दिया था कि वह मुझसे पैसा ले लेगा और मुझे भर्ती करवा देगा, लेकिन उस अधिकारी ने उसका पैसा भी ले लिया, जासूस ने उसका पैसा भी ले लिया और उसे भर्ती भी नहीं करवाया। अब राजेश न घर का रहा और न ही घाट का रहा। चलिए अगला प्रश्न रहा 4 नंबर प्रश्न कि घर का भेदी लंका ढाले।
ढाहे, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां एवं मुहावरे हैं, क्योंकि बहुत ही यह प्रचलित है कि घर का भेदी लंका ढाहे। इसका अर्थ हो जाएगा कि विश्वासघाती सगा संबंधी विनाश का कारण होता है। विश्वासघाती सगा संबंधी ही विनाश का कारण होता है, घर का भेदी लंका को ढाता है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि विभीषण ने भगवान राम का साथ न देकर देकर यहाँ पर विभीषण ने भगवान राम का साथ यहाँ पर देकर होगा कि विभीषण ने भगवान राम का साथ देकर घर का भेदी लंका ढाए वाली लोकगीत चित्तार्थ की है, मतलब दोहराया है। तो यदि विभीषण नहीं होता तो रावण कभी मारा नहीं गया होता। इसलिए विभीषण ने ही भगवान राम के पक्ष में आकर उनको यह बताया कि रावण के नाभि में तीर मारने से ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये इसी पर यह कहावत कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए। चलिए 5 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ हो जाएगा कि घर की वस्तु का महत्व नहीं समझा जाता। घर की वस्तु का महत्व नहीं समझा जाता। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रंजना के भाई विज्ञान के प्रोफेसर हैं, पर वह विज्ञान दूसरे शिक्षक से पढ़ती है। ठीक ही कहते हैं कि घर का मुर्गी दाल बराबर होती है। रंजना के जो भाई हैं वह विज्ञान के प्रोफेसर हैं, लेकिन रंजना अपने भाई से न शिक्षा ग्रहण कर कर वह दूसरे विज्ञान के शिक्षक से पढ़ती है। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि घर का मुर्गी दाल बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि घोड़े को लात आदमी को बात। घोड़े को लात और आदमी को बात, इसका अर्थ हो जाएगा कि घोड़े के लिए लात और सच्चे आदमी के लिए बात का ही आघात असहनीय होता है। घोड़ा को जब तक लात नहीं मारा जाएगा तब तक वो सुनेगा नहीं, और जो सच्चा व्यक्ति होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, उसके लिए एक बात ही उसके दिल पर, हृदय पर चोट की बात ही लग जाता है, जो कि एक सच्चे व्यक्ति के लिए बात का आघात ही असहनीय होता है, बात का आघात ही सहने योग्य नहीं होता है, उसके दिल पर बहुत बड़ा ठोकर लगता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि माँ बताती हैं कि किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि घोड़े को लात और आदमी को बात दुख पहुंचाती है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा 7 नंबर प्रश्न कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसका अर्थ हो जाएगा लालची होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ हो जाएगा लालची होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि राजन की चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए वाली आदत ही उसके पतन का कारण है। मतलब राजन जो है वो बहुत ही लालची व्यक्ति है, इसलिए लालची होना उसका स्वभाव है, और उसी स्वभाव के कारण ही उसका पतन हो गया है, पतन होता चला जा रहा है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ हो जाएगा कि लालची व्यक्ति लालची होना। अगला हमारा प्रश्न रहा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका जो अर्थ होगा कि कुछ दिनों की खुशियां, कुछ दिनों की खुशियां। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि राकेश का बेटा 2 दिन उसके साथ रहा, फिर विदेश चला गया। यह तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली बात हो गई है। राकेश का बेटा 2 दिन, मात्र 2 दिन ही उसके साथ रहा, फिर वह कहाँ चला गया? विदेश चला गया। और इसीलिए सच कहा गया है कि ये तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली ही बात हो गई। 9 नंबर प्रश्न रहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां है। इसका अर्थ होगा कि दोषी का व्यवहार ही उसका दोष प्रकट कर देता है। दोषी का व्यवहार ही दोष प्रकट कर देता है कि वह किस प्रकार का है। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि जब मुकेश कोई भी गलती करता है तो उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि उसकी स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनकी जैसी है। जब मुकेश कोई भी गलती करता है तो उसके चाल व्यवहार और स्वभाव से ही पता चल जाता है कि उसने कैसी गलती की है, किस प्रकार की गलती की है। अर्थात चोर के दाढ़ी में तिनका स्वयं दिखाई देने लगता है। 10 नंबर प्रश्न रहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां है। इसका अर्थ हो जाएगा कि एकाधिकार होना। एकाधिकार मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना। यह हो जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। वाक्य प्रयोग होगा कि यहाँ तो कमजोरों की कोई नहीं सुनता, जिसकी लाठी वैसी उसकी भैंस वाली कहावत ठीक बैठती है। अर्थात जिसके पास अधिक बल होगा, अधिक पैसा होगा, अधिक धन दौलत संपत्ति होगा, उसी का अधिकार होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां एवं मुहावरे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में लोकोक्तियां एवं मुहावरे पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।